Good morning, dear students. I am Prem Kumar Patle from KV number 1 Chhindwara. Dear students, I am here along with the fourth part of the French Revolution. In this session, we will see about the reason of terror, and after that, we will see the laws of Robespierre government and how the Robespierre government abolished in France and which values were very important, which played a very important role in the world. And after that, we will get an information regarding the role of women in French society, their political activities, as well as we will see about the laws which made for women बाय द रिवोल्यूशनरीज गवर्नमेंट के थ्रू जो वुमेन के लाइफ में चेंजेस लाने के लिए जो नियम कानून बनाए गए थे, हम उसको भी देखेंगे. एंड आफ्टर दैट वी विल सी द वुमेन्स मूवमेंट, इम्पैक्ट ऑफ वुमेन्स इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड. हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से महिलाओं के आंदोलन ने विश्व समुदाय पर अपना प्रभाव छोड़ा. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द रीजन ऑफ टेरर. डियर स्टूडेंट्स, we have seen about the newly elected assembly. We have an information regarding newly elected assembly which was formed in 1792, and after that newly elected assembly abolished the monarchy and declared France a republic. शायद आपको ये याद होगा. और इसके बाद आपको ये भी याद होगा कि किस तरह से 1793 जनवरी 21 को वहाँ के जो किंग थे लुई 16, उसको ट्रेजन में या देशद्रोह के मामले में उसे फांसी की सज़ा दे दी गई थी. तो आफ्टर 21 जनवरी 1793 द स्टोरी इज गोइंग टू बिगिन फ्रॉम द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794. दिस पीरियड इज़ नोन एज द रीजन ऑफ टेरर. बेटा, ये जो समय है वो रीजन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है, आतंक के युग के नाम से जाना जाता है. रॉबेस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट. अब जो जैकोबिन क्लब का ये हेड था, ठीक है, रॉबेस्पियर जैकोबिन क्लब का हेड था. उसने अपनी नियंत्रण और दंड की बड़ी सख्त नीति को अपनाया था. ऑल दोज हुम ही सॉ अ बीइंग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक, नोबल्स एंड क्लर्गी, एग्जाम्पल के तौर पर नोबल्स एंड क्लर्जी, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, even member of his own party who did not agree with his methods were arrested, imprisoned and then tried by the revolutionary tribunal. बच्चों, रॉबेस्पियर जो उसके हिसाब से गणतंत्र के शत्रु थे, उन सभी लोगों को, चाहे वो नोबेल्स हो, कुलीन हो, या क्लर्जी हो, या पादरी हो, या किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हो, या उसी की पॉलिटिकल पार्टी के लोग हो, जो उसकी जो मेथड है, जो कार्यशैली, अगर उससे भी असहमत होते थे तो फर्स्टली दे वर अरेस्टेड, उनको पहले अरेस्ट कर लिया जाता था, इम्प्रिजन कर दिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था, एंड देन ट्राइड बाय अ रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, और जो क्रांतिकारी न्यायालय होता था उसके द्वारा उन पर मुकदमा चला दिया जाता था. इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर गिलोटाइन. बेटा, अगर मान लीजिए को दोषी पा लिए जाते थे तो इनको गिलोटीन पर चढ़ा करके उनका सिर कलम कर दिया जाता था. द गिलोटीन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड अ ब्लेड विद विच अ पर्सन इज बीहेडेड. बच्चों, जो गिलोटीन था वो 2 पोल के बीच में एक प्लेट होती थी, कटर जैसी, वो ऊपर की ओर होती थी, और जिस भी व्यक्ति का सिर अलग करना होता था उसके सिर को आगे की ओर झुका कर रखा जाता था और ऊपर से ब्लेड आकर के उस व्यक्ति के सिर को अलग कर दी थी. तो ये गिलोटीन था, एक इस तरह का डिवाइस था. और इसका नाम गिलोटीन क्यों रखा? इट वाज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गिलोटीन हु इन्वेंटेड इट. डॉक्टर गिलोटीन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था, इसलिए इस डिवाइस का नाम क्या रखा गया? गिलोटीन. सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रीजन ऑफ टेरर, कि वो किस किस को अपने शत्रुओं या एनिमीज़ के तौर पर देखता था. द लॉज ऑफ रॉबेस्पियर गवर्नमेंट. जब रॉबेस्पियर गवर्नमेंट चल रही थी तो उसने किस तरह के लॉ को इम्प्लीमेंट किया था? रॉबेस्पियर गवर्नमेंट इशूड लॉ प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइस.
बेटा इसने जो कानून बनाया उसमें मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा को तय कर दिया था, मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। मीट एंड ब्रेड वर रैशन, जो मीट होता था, रोटी होती थी, पाव रोटी, उसकी राशनिंग कर दी गई थी। Peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at prices fixed by the government। जो किसान होते थे वो अपना अनाज को शहरों में ले जाकर सरकार के द्वारा जो तय की गई कीमत होती थी उस पर बेचने के लिए उनको बाध्य कर दिया गया था। द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन, और जो अपेक्षाकृत महंगा सफ़ेद आटा था उसके इस्तेमाल पर भी रोक लगा दिया। ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द पैन डेगलाइट यानी इक्वलिटी ब्रेड, अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट। सभी नागरिकों को होल व्हीट से बना हुआ जो लोफ होता था, मतलब पूरे साबुत गेहूं से बनी हुई जो रोटी होती थी, जिसे किसके नाम पर जाना गया, बराबरी का प्रतीक हो, इक्वलिटी ब्रेड, समता रोटी, उसको खाने के लिए सबको अनिवार्य कर दिया गया। अब जो सफ़ेद और महंगा आटा था उस पर पाबंदी लगा दी गई थी। इक्वलिटी वॉज ऑल्सो शाउट टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। जो बोलचाल और संबोधन की जो बात है वो बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की भी कोशिश की गई कि सभी के साथ जो है एक ही अंदाज में सभी के साथ व्यवहार किया जाए। उसमें क्या किया गया था वो देखिए। इनिशिएटेड ऑफ ट्रेडिशनल मोनेस्योर, जिसको कि सर कहते हैं आप, मोनेसर एंड मैडम, ऑल फ्रेंच मैन एंड वीमेन वर हैंस फॉर सिटोयन एंड सिटोइन। ठीक है, जो परंपरागत रूप से मॉन्सियर यानी महाशय और मदाम यानी महोदया, इनके स्थान पर अब सभी जो फ्रेंच मैन यानी फ्रांसीसी पुरुष और महिलाओं को क्या कहा जाने लगा, सितोयन एंड सितोइन। ठीक है, ये रूल्स के तहत इन्होंने इस सभी को शब्दावली को शामिल किया। चर्चेस वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस। बच्चों वहाँ जो चर्च थी उनको बंद कर दिया गया और जो चर्च की जो बिल्डिंग्स थी, उनके जो भवन थे, उनको बैरक या दफ्तर बना दिया गया। नाउ वी विल सी अबाउट द एंड ऑफ रॉबेस्पियर गवर्नमेंट, क्योंकि वो काफ़ी टेरर के साथ एक गवर्नमेंट को फंक्शनिंग कर रहा था। रॉबेस्पियर परस्यूड हिज पॉलिसीज सो रिलेंटलेसली दैट इवन हिज सपोर्टर्स बिगेन टू डिमांड मॉडरेशन। रॉबेस्पियर ने अपनी पॉलिसीज़ को इतनी सख्ती के साथ लागू किया था कि उसके साथ उसके जो समर्थक भी थे वो भी अब कह रहे थे कि अब हमें बचाओ, त्राहिमाम त्राहिमाम, समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे थे। फाइनली ही वाज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794। आखिरकार जुलाई 1794 में न्यायालय ने उसे दोषी ठहरा दिया, अरेस्टेड, उसे गिरफ्तार किया गया, एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू द गिलोटिन, और उसे भी अगले दिन, गिरफ्तार करने के अगले दिन ही उसे भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। इस तरह से रॉबेस्पियर गवर्नमेंट का और रॉबेस्पियर का एंड होता है, उसका अंत हो जाता है। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट अभी हमने पढ़ा है, इसके ज़रूर इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। वाई द पीरियड बिटवीन 1793 टू 1794 नोन एज द रीजन ऑफ टेरर। ओके, तो आपको इसमें इन सभी पार्ट्स को शामिल करना है, जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखलाया था, उन कंटेंट को आपको इसमें शामिल करना है। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल नो अबाउट डायरेक्टरी रूल्स ऑफ फ्रांस। डायरेक्टरी जो शासित फ्रांस था उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आपने देखा कि 1794 जुलाई में गिलोटिन पर रॉबेस्पियर को चढ़ा दिया गया था। द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्थियर मिडिल क्लास टू सीज पावर। जो जैकोबिन सरकार के पतन के बाद जो मिडिल क्लास था, मिडिल क्लास में भी जो संपन्न वर्ग था, उसके पास सत्ता आ गई थी अब। ठीक, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टाइड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। बेटा जैसे ही न्यू गवर्नमेंट आई, उसने एक जो अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस नए कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो मताधिकार था वो जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उनको ये अब नहीं दिया गया। कहने का मतलब ये है कि नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। बच्चों अब इस संविधान में क्या हुआ कि 2 चुनी हुई विधान परिषदों का प्रावधान किया गया और इन परिषदों में एक 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका
एक एग्जीक्यूटिव को तैयार किया गया जिसको कि कहा गया डायरेक्टरी। इसको डायरेक्टरी को यहाँ पर फॉर्म किया जाता है। 5 सदस्यों वाले जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे उनको डायरेक्टरी में शामिल किया जाता है। दिस वॉज मीन्ट एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन अ वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन। ऐसा इसलिए क्यों किया गया? इस प्रोविज़न को करने के पीछे एक रीज़न ये था कि इस प्रोविज़न के ज़रिए जैकोबिनों के शासनकाल वाली जो एक ही व्यक्ति के हाथ में पूरे एग्जीक्यूटिव पावर था उससे बचने के लिए इस प्रोविज़न को लेकर आया गया, यानी डायरेक्टरी को फॉर्म किया गया। लेकिन होता यूँ था कि जो डायरेक्टर्स थे, डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ होता रहता था और तब ये परिषद जो थी वो उन्हें बर्खास्त करने की हमेशा चेष्टा करती रहती थी। However, the directors often clashed with the legislative council, who then sought to dismiss them. The political instability of the directory paved. अब क्या हुआ बेटा कि डायरेक्टरी की जो राजनीतिक अस्थिरता ने एक नई चीज़ को जन्म दिया। किस चीज़ को? Paved the way of the rise of a military dictator, नेपोलियन बोनापार्टा। ये जो डायरेक्टरी की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी उसने ही नेपोलियन को, यहाँ नेपोलियन बोनापार्टा के उदय होने के मार्ग को उन्होंने प्रशस्त कर दिया था। तो एक क्वेश्चन आपके बुक में इससे रिलेटेड भी है जो कि हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन। तो आप इसमें इस डायरेक्टरी रूल्स ऑफ फ्रांस के इस पैराग्राफ को शामिल करेंगे। ये आपके उस क्वेश्चन का आंसर में आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सी द वैल्यूज़ एंड द वर्ल्ड। प्यारे बच्चों, हम देखेंगे कि किस तरह की वैल्यूज़ अब भी पूरे वर्ल्ड को प्रभावित की हुई थी जो फ्रेंच सोसाइटी से मिली हुई थी। तो हमने आपको इसके सबसे फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड द फ्रेटर्निटी। स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता और बंधुत्व, ये हमेशा से ही आदर्श रूप में, प्रेरक के रूप में आदर्श इसमें बने रहे। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में शुरू से लेकर के जैकोबिन के, रॉबेस्पियर के एंड होने के बाद और नेपोलियन बोनापार्टा के आने तक की वैल्यूज़ पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी थी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट अबाउट द डिड वुमेन हैव और रिवॉल्यूशन। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी, ये भी जानेंगे। We will see about the lives of women in French society. After that, we will get an information regarding political activities of women, as well as we will see the laws for women by revolutionary government and the impact of their movements. Now, we are going to start with the lives of women in French society. Dear students, from the very beginning, women were active participants in the events which brought about so many important changes in the French society. प्यारे बच्चों, महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में अहम परिवर्तन लाने के लिए विभिन्न गतिविधियों के रूप में सक्रिय थी। दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट। उनको ये उम्मीद थी कि उनका जो इन्वॉल्वमेंट है ये रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट पर एक प्रेशर क्रिएट करेगा। किस बात को लेकर? टू इंट्रोड्यूस मेजर टू इम्प्रूव देयर लाइव्स। ऐसे मेजर्स को, ऐसे ठोस उपाय को, ऐसे कदम को उठाना जो महिलाओं की ज़िंदगी को बदलने के लिए या उनमें उनके जीवन को सुधारने के लिए अत्यावश्यक हो। मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग। जो तीसरे स्टेट की अधिकांश जो महिलाएं थी वो अपनी जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। जैसे दे वर्क एज सी मिस्ट्रेसेस और लॉन्ड्रीज, सोल्ड फ्लावर्स, fruits and vegetables at the market, or were employed as domestic servant in the houses of prosperous people. ये इस तरह के वर्क में इन्वॉल्व थी बेटा। फूल सब्जियां बेचना, कपड़ों की धुलाई करना, सिलाई बुनाई करना वगैरह वगैरह, बाज़ार में फूल सब्जियों को बेचना या तो फिर घर, संपन्न घरों में जा कर के घरेलू काम करना। मोस्ट वीमन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन ऑफ जॉब ट्रेनिंग। जो अधिकांश जो महिलाएं होती थी वो उनके पास पढ़ाई लिखाई और व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं होते थे। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्दियर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट अ कन्वेंट, आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज्ड अ मैरिज फॉर दैम। इसमें बेटा जो एरिस्टोक्रेट
होते थे, जो धनाढ्य परिवार होते थे, कुलीन परिवारों की जो लड़कियां होती थी या तीसरे स्टेट के जो धनी परिवारों की लड़कियां होती थी, वही कॉन्वेंट में पढ़ने के लिए जाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। वर्किंग वुमेन हैड आल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज। और जो कामकाजी महिलाएं होती थी उनको अपने परिवार का भी पालन पोषण करना पड़ता था, जैसे कि कुक, फैच वाटर, खाना बनाना, पानी लाना, क्यू अप फॉर ब्रेड एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, लाइन में लग करके पाव रोटी लाना, बच्चों की देख रेख करना, है ना। देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मैन। और उनकी जो मजदूरी थी पुरुषों की तुलना में भी कम थी। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच डिस्क्राइब अबाउट द लाइफ ऑफ वुमेन इन फ्रेंच सोसाइटी। बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको अपने नोट्स में शामिल करना ही चाहिए। नाउ विल सी द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ फ्रेंच वुमेन। किस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी में वहाँ की फ्रेंच जो महिलाएं थी वो इन्वॉल्व थी। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वाइज देयर इंटरेस्ट, विमेन स्टार्टेड देयर वॉन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर। महिलाओं ने अपने हितों की बातें करने के लिए, उन पर चर्चा करने के लिए अब खुद के पॉलिटिकल क्लब्स को, राजनीतिक क्लब को शुरू कर दिया और उन्होंने न्यूज़पेपर, अखबार भी निकालना शुरू किया। अबाउट 60 वुमेन्स क्लब्स केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़। लगभग फ्रांस में अलग अलग शहरों में लगभग 60 क्लब्स अब जो है अस्तित्व में आ चुके थे। ठीक। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन वाज एंड मोस्ट फेमस ऑफ देम। और इनमें जो द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन नाम का जो क्लब था वो काफ़ी मशहूर था। ये आप इसको ज़रूर नोट करेंगे, है ना। नेम ऑफ द फेमस वीमेन क्लब ऑफ फ्रांस करके अगर पूछा जाता है तो आपको ये आंसर 1 मार्क में पूछा जा सकता है। वन ऑफ देयर मेन डिमांड वाज दैट वीमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट एज मैन। उनकी एक ही डिमांड थी कि जो पुरुषों को राजनीतिक अधिकार मिले हैं, हमें भी उस तरह के अधिकार दिए जाएं। वीमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस देम टू पैसिव सिटीजन। महिला इस बात से भी काफ़ी निराश थी कि जो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था उसमें इन्हें पैसिव सिटीजन की कैटेगरी में रखा था, निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। और निष्क्रिय नागरिक क्या हो सकता था कि वो इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था, वो इलेक्शन में अपना वोट कास्ट नहीं कर सकता था। दे डिमांडेड, ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का हिस्सा है बेटा, दे डिमांडेड द राइट टू वोट। उन्होंने राइट टू वोट के लिए डिमांड किया। टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। उन्होंने क्या क्या डिमांड किया कि उन्हें राइट टू वोट मिले, असेंबली में इलेक्ट होने के लिए राइट्स मिले, और जो पॉलिटिकल ऑफिसेस हैं, राजनीतिक पद हैं, उनकी भी उन्होंने मांग रखी। उनका मानना था तभी नई सरकार ने उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। इसके थ्रू क्या होगा, ओनली देन दे फेल्ट, उनको ऐसा लगता था, वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट, तभी उनका इस नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। यदि वो उस असेंबली में जा पाती हैं, उन्हें राइट टू वोट मिल पाएगा, तब उनके राजनीतिक हित या उनके ज़िंदगी से संबंधित जो अधिकार हैं वो उनके मिल पाएंगे। Now students, we will see about the laws which improved the lives of women. हम देखेंगे ऐसे कौन से कानून थे जो वहाँ की रिवोल्यूशनरीज गवर्नमेंट ने बनाए थे, जिनसे महिलाओं के जीवन में कुछ सुधार आया। In the early years, the revolutionary government did introduce laws that help improve the lives of women. What were they? They were related to the formation and creation of the state school. Number 1, the creation of state school. Schooling was made compulsory for all girls. सरकार ने सरकारी विद्यालयों की स्थापना की, सभी लड़कियों के लिए स्कूल की शिक्षा जो थी वो अनिवार्य कर दी गई। देयर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। अब लड़कियों के पिता उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी शादी करने के लिए उन्हें बाध्य नहीं कर सकते थे। मैरिज वाज मेड आल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। अब जो विवाह था वो अब एक स्वैच्छिक अनुबंध माना गया, ठीक है, इसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे समझा गया, और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण भी किया जाने लगा, ठीक है, उनको रजिस्टर्ड किया जाने लगा, किसके तहत, सिविल लॉ के अंतर्गत। और जो तलाक था बेटा, डिवोर्स वाज मेड लीगल, तलाक को अब कानूनी रूप दे दिया गया, एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ मैन एंड वीमेन एंड मैन। अब जो तलाक के लिए कोई भी आवेदन दे सकता था, पुरुष भी दे सकता था और महिला भी दे सकती थी। वीमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब, अब महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा,
ठीक है। कुड बिकेम आर्टिस्ट, अब महिलाएं जो है कलाकार भी बन सकती थी, और रन स्मॉल बिजनेसेस, और वो अपने छोटे मोटे व्यवसाय भी चला सकती थी। तो ये जो लॉज थे वो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के थ्रू लेकर आए, जिसके थ्रू विमेन की जो लाइफ है उसमें काफ़ी सुधार आया था। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सी अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ वीमेंस मूवमेंट ऑन वर्ल्ड। महिलाओं के जो आंदोलन थे उन्होंने वर्ल्ड पर क्या प्रभाव छोड़ा, या कौन सी चीज़ों को वर्ल्ड के जो दूसरी कंट्रीज़ थी उन्होंने ऑप्ट किया। Women's movement was voting rights and equal wages continued through the next 200 years in many countries of the world. मताधिकार जो था और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेकों देशों में चलता रहा। ठीक है, इक्वल राइट्स, वुमेंस का मूवमेंट किस किस के लिए था? फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस। जो पुरुषों की तुलना में उन्हें कम मिलता था, उन्हें जो पॉलिटिकल राइट्स थे वो पुरुषों की तुलना में कम थे, तो उसको गेन करने के लिए लगभग अगली सदी में भी अनेकों देशों में ये मूवमेंट चलता रहा। द फाइट फॉर द वोट वॉज कैरिड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट ड्यूरिंग द लेट 19th एंड 20th सेंचुरी। बच्चों जो राइट टू वोट यानी मताधिकार के लिए जो संघर्ष था वो 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में ये अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। इट वॉज कंटिन्यूड थ्रू द इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट। ओके, द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द रिवोल्यूशनरी ईयर वॉज केप्ट अलाइव एज एन इंस्पायरिंग मेमोरी। ये जो क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की जो राजनीतिक सरगर्मियाँ थी वो एक प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रह गई और उसे रखा गया लोगों को बतलाने के लिए। एंड फाइनली इन 1946 दैट वीमेन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट। और 1946 में जो फ्रांस की महिलाएं थी उन्होंने मताधिकार को आखिरकार हासिल कर लिया। तो ये बच्चों आज यहाँ तक हम इस चैप्टर को लेकर के या इस सेशन को ख़त्म करते हैं। ये जो मैंने आपको लास्ट लाइन बताया कि 1946 में महिलाओं को, जो महिलाएं थी फ्रांस की, उनको मताधिकार मिल गया, ये आपके 1 मार्क में ईयर पूछा जा सकता है, इसको आपको ध्यान से समझना है। बेटा आज जितना इस सेशन में जितने भी मैंने आपको कंटेंट एक्सप्लेन किए हैं वो सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उन सभी को आप अपनी नोट्स के रूप में या क्वेश्चंस के फॉर्म में, आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में अपने कॉपी में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।